था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पास भी कर लेता हूँ तो हो सकता है आगे चल के मैं इसमें फिट नहीं बैठ सकता। आप यूपीएससी शुरू ही क्यों किए? आपको तो सीधे किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाना चाहिए। यहाँ तो भैया सबके सबको जनता कहती है कि सबके सब चोर हैं। यहाँ पे आकर आप कैसे बदलाव की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आकर जनता आपको कैसे विश्वास करेगी? देश का सबसे ईमानदार नेता, सबसे काबिल युवा नेता का नाम। नमस्कार, फाइटर्स ऑफ बिहार सीरीज जो बिहारी फाइटर चैनल पे आप सभी देख रहे हैं, उसमें एक और बिहार के फाइटर जो जन सुराज पदयात्रा में पूरे 3500 किलोमीटर चलकर अभी जो पदयात्रा स्थगित की गई है उसमें हम सभी विशेष जानकर आए हैं। अनीश जी हमारे साथ हैं। अनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो सीरीज़ हम शुरू किए हैं फाइटर्स ऑफ बिहार बिहारी फाइटर चैनल पे, तो उन लोगों को हम लोग फीचर कर रहे हैं जो जिन लोगों ने 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक जब तक पदयात्रा चली है पूरे 3500 किलोमीटर प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपना कैरियर, अपना घर, सब कुछ छोड़कर इस यात्रा में शामिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत लेकिन मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अनीश जी जो पहले जो मेरी जानकारी है यूपीएससी की तैयारी करते थे। जी बिल्कुल। दिल्ली में रहते थे, अचानक से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर पदयात्रा में शामिल हो गए और सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 8 महीना चले हैं और आगे भी चलेंगे। क्या ऐसा निर्णय आपने कैसे ले लिया और क्या सोच कर लिया? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अनीश कुमार है, मैं रोहतास जिले का निवासी हूँ और 2 अक्टूबर से लगातार इस जन सुराज की इस पदयात्रा में सम्मिलित हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा कि अचानक से मैंने ये फैसला क्यों लिया, होता क्या है कि आपके अवचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो अचानक से कोई फैसला होता नहीं है। मेरे दिमाग में हमेशा से था, जब भी मैं वहाँ दिल्ली में पढ़ाई करता था, यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मेरे जहन में हमेशा चलता था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पास भी कर लेता हूँ तो हो सकता है आगे चल के मैं इसमें फ़िट नहीं बैठ सकता। एक दूसरा इंटरव्यू में मैंने दिया, उसमें मेरे से किसी ने पूछा था, तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि ये शायद इसमें मैं फ़िट नहीं बैठ सकता हूँ। पॉलिटिक्स जो है मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। वो जो एक असमंजस या जो एक तरह से समझिए कि एक संकोच था मन में, तो मैंने जेएनयू का एंट्रेंस भी दिया था, मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस एंट्रेंस में मेरा वो हो नहीं पाया एंट्रेंस क्लियर। तो मुझे मालूम चला कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हैं पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, बिहार के विभिन्न ज़िलों प्रखंडों से होकर गुजरने वाले हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है बिहार को समझने का, सीखने का। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ पहुँचा। नहीं, तो आपने जो कहा मुझे कि यूपीएससी आप इसलिए कर रहे थे, लेकिन आपको डाउट था कि आप कहीं इस पूरे ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था में आप फिट बैठेंगे कि नहीं। जी। तो भैया आप यूपीएससी शुरू ही क्यों किए? आपको तो सीधे किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाना चाहिए। दिल्ली में सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, बिहार में कर रही हैं। बिल्कुल। क्यों किया आपने? पारिवारिक दबाव था, सामाजिक दबाव था, या एक पहले से बचपन से जो सुनते आते हैं कि कलेक्टर होता है, आईएएस का एक जलवा होता है, इन सब चीज़ों की वजह से शुरू कर दिया? क्यों किया? हाँ, तो ना ही पारिवारिक दबाव था और ना ही कोई ऐसा रुचि था, क्योंकि देखिए अमूमन जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक देश में हैं, उनका इंक्लिनेशन, उनका जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गांधी जी से प्रेरित है थोड़ा बहुत। लेकिन गांधी जी से प्रेरित होना एकमात्र वो ये नहीं। मैंने यूपीएससी का तैयारी प्राथमिक रूप से इसलिए किया क्योंकि उसमें आप दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सारी चीज़ें। तो मेन जो ज्ञान के लिए मैं, कभी मेरे दोस्त पूछते थे कि क्या करोगे, यूपीएससी की तैयारी क्यों करना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, सचिव बनना है? तो नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वो अनुभव चाहिए, वो विविधता सीखनी थी। तो इसके लिए मैं पहुंचा था और साथ ही में मैंने जेएनयू में अप्लाई किया था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो जेएनयू में रहकर पढ़ाई करते हैं और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं। और हॉस्टल अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो जेएनयू का हॉस्टल जो है आपके लिए वो फ्री की सुविधा जो है वो मिलती है। तो एक पूरा वो माहौल रहता है, मुझे सीखनी थी वो चीज़ें। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से। यूपीएससी आप दुनिया ज्ञान लेने के लिए आप तैयारी कर रहे थे, आप कह रहे हैं। जी। आपको नॉलेज चाहिए थी जी। आपको समझना था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप चीज़ों को और डीप में जाके समझना चाहते थे, इसलिए आप कर रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि आप अगर यूपीएससी उस वजह से कर रहे थे, तो
क्या आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया? यूपीएससी का अटेम्प्ट फिर आपने क्यों दिया अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए करना था? और अटेम्प्ट जब दिया तो क्या आप सिर्फ 1 साल 2 साल 5 साल के लिए यूपीएससी मतलब IAS बनकर काम करना चाह रहे थे, फिर आप रिजाइन देते? तो ये तो संसाधन और पूरे मतलब संसाधन का वेस्टेज हो जाता है। सरकार को भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेनिंग में वो इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद आप उनको 5 साल के बाद रिजाइन दे देते। तो कैसे आप पर भरोसा किया जाए? मतलब आप वही अनीश कुमार आज पॉलिटिक्स में आ गए, वही अनीश कुमार कल को पार्टी में संगठन संभालेंगे, तो हो सकता है कि 5 साल के बाद वो अनीश कुमार फिर दूसरी चीज़ों में चले जाए। इस बात की संभावना मुझे दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूपीएससी की तैयारी जैसा आप बोल रहे हैं कि 5-6 साल के बाद आपने वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे हमेशा लगता था, इसलिए मैंने ऑप्शनल में मेरा सब्जेक्ट जो था वो पॉलिटिकल साइंस था। तो इसी वजह से मैंने लिया था कि आगे चल के अगर मैं मास्टर्स करता हूँ, JNU से करूँ या DU से करूँ, कहीं से भी करूँ, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। और वो वेस्टेज ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, वो जो ज्ञान और बुद्धि जो मतलब आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। और मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट एक दिया भी था 19 में, तो वो अटेम्प्ट जो मैंने दिया तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया था। और जब हम तैयारी भी करते थे तो एडिटोरियल हम पढ़ते हैं हिंदू न्यूज़पेपर की, तो हमेशा एक मन में रहता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हमारे साथ मोहित सर भी हैं, वो मनमोहन सिंह के साथ PMO ऑफिस में काम भी किए हैं। सेकेंड ARC रिपोर्ट बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसको डिज़ाइन करने में जुडिशल रिफॉर्म्स और भी बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स उसमें आते हैं। ये सारी जो प्रोविजंस बनते हैं, लेकिन जब बात आती है क्रियान्वयन का, जब बात आता है इम्प्लीमेंटेशन का, जब बात आता है, तो वो सारी चीज़ें पेपर पर रखी पड़ी हुई होती है। रियलिटी का उससे दूर दूर तक नाता होता है। तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए वो सिर्फ पेपर में ना रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आपको भी पता है, नौकरशाह में IAS आप बनते हैं तो चीज़ों को आप किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसका मिस यूटिलाइजेशन किया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो देश में जो IAS बन रहे हैं लोग, जो इतना मेहनत के बाद यूपीएससी क्लियर करते हैं, सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, वो क्लियर करके जो लोग ब्यूरोक्रेसी में व्यवस्था में बैठते हैं, वो लोग चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप ये यूपीएससी क्वालिफाइड IAS पदाधिकारियों पे आप ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आरोप नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस होराइज़न में जितना मेरा वो व्यापकता नहीं, IAS में आप देखिए, मतलब ज़्यादातर चीज़ों का जो मैंने देखा है ओवर द ईयर्स, वो प्रोसेस जो है ना बहुत ही स्लो होता है, उसको क्रियान्वयन करना इतना आसान नहीं है। अब आपने देखा, हम टिप्पा टिप्पणी वो सब तो नहीं करना चाहेंगे क्या इंसिडेंट्स है, लेकिन हाथरस का कांड मोटा मोटी आप देख रहे हैं कि क्या हुआ उसमें, और भी उसके अलावा जो बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है बिहार में भी कि कैसे ऑफिसर्स का तबादला हो जाता है। नहीं तो आपके पास, लेकिन नहीं, आप आरोप लगाइए, आप व्यवस्था की खामियां गिनाइए, लेकिन साथ में आप सॉल्यूशन भी बताएंगे। यूपीएससी क्लियर करके कोई IAS बन रहा है, उसके हाथ में जितनी व्यवस्था है, उसके हाथ में जितनी पावर है, उसके हिसाब से वो अपना चलाता है। उसमें कोई लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी नहीं जाते हैं, ये तो हर जगह होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं, भैया यहाँ तो 99% लोग गलत हैं। वहाँ तो कम से कम उसका रेशियो ज़्यादा है अच्छे लोगों का। यहाँ तो भैया सबको जनता कहती है कि सबके सब चोर हैं। यहाँ पे आकर आप कैसे बदलाव की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आकर जनता आपको कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल। तो राजनीति में क्या है कि आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है। IAS ऑफिसर जो आपने बोला कि इसमें ज़्यादा लोग आपको ब्लेम करते हैं, लेकिन वही जो मैंने बात बोला कि आप क्रियान्वयन करने का जो पावर है या जो अथॉरिटी है वो व्यापक है। छोड़िए इतनी बात, हाँ, मुझे सीधी सी बात बताइए, हमारे दर्शकों को सीधी सी बात पसंद है। भैया देश का सबसे ईमानदार नेता का नाम बताइए वर्तमान में। देश का सबसे ईमानदार नेता, आपको लग रहा है कि सबसे ईमानदार? मेरे पास ऐसी कोई पैरामीटर या मेरे पास नापने का कोई मशीन नहीं है कि मैं बताऊं कि ये देश का सबसे ईमानदार नेता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूं कि अभी तक जिन भी नेताओं को, राजनेताओं को मैंने देखा है, एक नेता जो मेरे को हमेशा उन्होंने प्रभावित किया है वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो ईमानदार हैं सिर्फ, इसलिए भी ईमानदार तो थे ही, लेकिन साथ में वो एक अच्छे प्रखर वक्ता भी थे। वर्तमान में सबसे काबिल युवा का नाम बताइए, काबिल युवा नेता का नाम। सबसे काबिल युवा नेता का नाम आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो काबिल युवाओं में हमारे साथ दिल्ली में हम रहते थे, 3 साल में तैयारी किया, तो राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा मेरे को लगता है कि वो भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा वो कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा बिहार में तेज वो क्या बोलते हैं, चिराग पासवान है।
वो भी काफ़ी प्रभावशाली है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, लेकिन कोई एक नाम मेरे लिए लेना कठिन है। लेकिन अगर आप एज अ राजनेता आप बोलेंगे, पॉलिटिकल लीडर जिनसे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए क्योंकि वो आप देखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जब नरसिम्हा जी की सरकार बनी थी, तो वो एकमात्र ऐसे नेता थे कि विरोधी दल में होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में जाकर उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया था अपने भारत सरकार का। तो उनकी दुश्मनों को भी दोस्त बना लेना, एक समन्वय स्थापित करने की जो कला है, वो सीखने लायक थी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं राजनीति करना चाहता हूँ, और राजनीति में मैं खुद देखिए क्या है कि बिहार, जैसे आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं, ये बिहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिहार का विकास जो पिछले 30-40 सालों से सर, ये तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। हमको आप बताइए भैया, आप अपने लिए क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? अपने लिए 3 साल 5 साल में क्या लक्ष्य बनाए हैं? हाँ, अगला है ना भाई, तो आपका कैरियर आ गया। जी बिल्कुल बताइए। हाँ, तो अगले 3 साल में अगर ये पार्टी बनती है जनसुराज, तो जाहिर सी बात है कि अपने ज़िलों में कम से कम युवाओं का प्रभार मुझे लगता है कि अगर मुझे युवाओं का प्रभार मिल जाता है अपने ज़िले में, तो यूथ क्लब के माध्यम से मैं बहुत सारे कार्यों को कर सकता हूँ। ये अगले 2-3 साल। आगे चल के अब जब पार्टी बनेगी वो क्या होगा वो तो बात की बात है। हाँ, तो यूथ क्लब के माध्यम से वो कार्य को किया जाएगा, और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पदयात्रा। जी, पदयात्रा 8 महीने किया आपने जी, 3500 किलोमीटर घूमा, बिहार को देखा समझा। क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ी समस्या जो इस पे सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्था को काम करना चाहिए ताकि एक ज़्यादा व्यापक स्तर पर लोगों को इसको मदद मिले? क्या एक समस्या बताइए आपको लगा इस पर तो काम करना? एक नहीं, इनफैक्ट 2 जो हमारा जनसुराज का जिस बात छोड़ दी है कि पढ़ाई और रोज़गार। अगर पढ़ाई और रोज़गार हमारा मुद्दा है जनसुराज का, और इस पर हम चोट करते हैं, जो मुझे भी लगता है कि पढ़ाई और रोज़गार, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एडिशनल हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अब पढ़ाई होगा तो आप पढ़ लिख लेंगे, आप खुद ही समझदार होंगे। आप जैसे ईज़ ऑफ डूइंग की बात करते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग आप पढ़ लिख लेंगे तो बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है। रोज़गार होगा अगर यहाँ पे बिहार में जो हम रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं, और रिकॉर्ड में डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें 18 से 40 वर्ष की आयु में लगभग 60% लोग हैं। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है अगर बिहार को कैटर करता है तो बिहार में विकास होगा, MSMEs आएंगी, और यहाँ पे जो जितनी भी चीनी मिल और जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी अगर यहीं पे हो तो कम से कम 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ाई और रोज़गार, ये 2 चीज़ें ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये 2 चीज़ मुद्दे हैं। ठीक, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बात मुझे भी परेशान करती है और इस पदयात्रा के दौरान परेशान किया मेरे को। बिहार में देश में सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी राज्य में है तो बिहार में है वर्तमान में जी। और जब ये पदयात्रा व्यवस्था परिवर्तन शुरू हुई, बिहार में ऐसा प्रयास, इतना बड़े स्तर पर प्रयास कभी नहीं किया गया। लेकिन जब ये पदयात्रा शुरू हुई और आखिरी तक जो युवाओं की संख्या थी इस पदयात्रा में जुड़ने की, वो काफ़ी कम थी। उसके मुकाबले महिलाएं ज़्यादा जुड़ी, बुजुर्ग ज़्यादा जुड़े, बच्चे ज़्यादा जुड़े, लेकिन युवाओं की, जो पढ़े लिखे युवा हैं जो गांव में रहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम दिखी। ये मुझे भी परेशान कर रहा है कि जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, युवाओं को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है, वहाँ पर अगर कोई इतने बड़े व्यापक स्तर पर कुछ आपके बदलाव के लिए शुरू कर रहा है, तो उसमें आप अगर नहीं जुड़ते हैं तो बदलाव तो किसी व्यक्ति से होगा नहीं। उसमें अगर युवा नहीं जुड़ पा रहे बिहार, हमारे जगह पर बिहार के 25 साल से लेकर 35 वर्ष के 40 वर्ष युवाही देखते हैं हमारे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? पदयात्रा 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद शुरू होगी फिर से, समस्तीपुर से शुरुआत होगी फिर से, और ये तो 31 जिला बाकी है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप बताइए उनको क्यों जुड़ना चाहिए उनको इस पदयात्रा? तो जनसुराज पदयात्रा से जितने भी बिहार के जो युवा हैं 18 से 40 वर्ष की आयु में, जैसा कि आपने बोला कि वो ज़्यादातर युवा 35 से 40 वर्ष के हमारे जो दर्शक भी हैं, तो पहली बात तो जो हमने बात की कि शिक्षा और रोज़गार। अब आप देखिए कि आप अमीर परिवार से भी हैं तो शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। हम खुद दिल्ली की तैयारी, UPSC की तैयारी जो है वो दिल्ली में करते थे, और रोज़गार के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ रहा है। तो भैया अगर शिक्षा और रोज़गार आप परिवार के साथ है नहीं, शिक्षा और रोज़गार के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ रहा है, तो ये कैसे चलेगा? कब तक मतलब आप बाहर रहिएगा? कब तक ये चीज़ें आप दूसरे पर दोष डालते रहिएगा? मैं युवाओं से ही कहना चाहता हूँ कि कब आप एक दूसरे पे कि ये खराब है, ये व्यवस्था खराब है, पॉलिटिक्स बहुत डटी है, बहुत डटी गेम है, तो ये सारी आरोप प्रत्यारोपों को छोड़कर हमें, जैसे यूथ क्लब के माध्यम से आपको ये जिम्मेदारी दी भी गई है अभिषेक भाई, तो मैं बिहार के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि PK यूथ क्लब
जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने के लिए जितने भी युवा हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, अपनी समाज में अपनी एक पकड़ बनाना चाहते हैं, तो यूथ क्लब एक बहुत बड़ा माध्यम है और बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 10-11 सालों में जो उन्होंने कहा है उनको उन्होंने किया भी है। वो काम वही लेते हैं जो जिसको वो क्रियान्वयन कर सकते हैं, जिसको वो पूरा कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ को इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि बिहार में ही पढ़ाई और बिहार में ही रोजगार होगा। बिल्कुल। और आपने जितनी भी बात रखी है वो बिल्कुल बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो युवा साथी आपको देखेंगे वो आपसे प्रेरणा भी लेंगे, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे यात्रा से जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ उनको ये समझ भी विकसित होगी कि बिहार के लिए आपको भी अब कुछ आगे बढ़कर करना चाहिए। यूथ क्लब की उन्होंने बात की है, अगर आप यूथ क्लब से भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको दिखेगा, नंबर भी रहता है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी रहता है जो ऑफिस का है, तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं यूथ क्लब खोलने के लिए। अनीस भाई हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार जुड़े भी रहेंगे, आगे चलकर अनीस भाई फिर से इस चैनल पे आएंगे। इसके साथ साथ आप जितनी भी बातें हमारे बीच में हुई हैं उन पर अगर आपका कोई विचार हो, आपका कोई सुझाव हो, इस एपिसोड को और बेहतर करने के लिए अगर फिर भी आपका कोई सुझाव हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके जो सवाल होंगे, सुझाव होंगे, उस पर भी अनीस भाई और मैं मेरे तरफ से प्रतिक्रिया आएगी और फिर आप लोगों से किसी भी नए हीरो के साथ, नए फैक्टर के साथ आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद अनीस भाई, आप हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद।